हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। जो आपकी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है ये आपकी होती है नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या नाम है इसका? नैतिक विकास का सिद्धांत। ये थ्योरी आपको दी है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। किसने दी है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये थ्योरी दी है। लॉरेंस कोहलबर्ग कौन है? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, ये याद रखें कि अमेरिका के वो मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1927 यानी कि 1927 में इनका बर्थ हुआ था। डेथ इनकी 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगर डेट पूछें तो 25 जनवरी को जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है इसमें मोरल डेवलपमेंट जो है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। नैतिकता हमारे जीवन में कंटिन्यूटी में रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। और जब हम कोई कार्य करते हैं उसकी हमें क्या हो जाए, गलत या सही में अंतर करना हम सीख जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नैतिक विकास का, कि उसमें जो है नैतिक विकास हो चुका है। ठीक है, जब हम सही या गलत में अंतर करने लग पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर बात। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न डज ही हैव मोरालिटी इनसाइड हिम, कि जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसके अंदर नैतिकता होती है। अब बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, तो बच्चा जन्म लेगा, उसके अंदर तो कोई है नहीं, वो तो एक किस्म से बिल्कुल टोटल क्या है, खाली है। तो उसके अंदर ना तो नैतिकता है ना कुछ है, तो वो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं। क्लियर है बात। मोरल डेवलपमेंट तभी आता है जब हम क्या करते हैं, समाज में रहते हैं। जब हम समाज में जाएंगे, उनके साथ उठना बैठना सीखेंगे, ठीक है, बातचीत करेंगे, अपने बड़ों से मिलेंगे, छोटों से मिलेंगे, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा मोरल डेवलपमेंट कितना जो है प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो मोरल डेवलपमेंट तभी आता है जब समाज में रहता है कोई बच्चा और उनके साथ उठता बैठता है, तभी हमारे अंदर ये जो नैतिकता है वो आती है। ठीक है, यहां पर आप इसको इंपॉर्टेंट लगाएं कि जब बालक जन्म लेता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। जब बच्चे ने जन्म लिया, ना तो उसमें कोई गुण है ना कोई अवगुण है। वह अच्छा और बुरा समाज से सीखता है। वो अच्छा और बुरा किससे सीखेगा? समाज से। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। क्लियर है बात? यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि जब बच्चा जन्म लेगा तो ना तो वह नैतिक होगा ना तो अनैतिक होगा। ठीक है, जब वह अच्छा और बुरा समाज में रहकर ही सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या फिर महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सम कंसेप्ट ऑफ थ्योरी। इसमें कुछ कंसेप्ट हैं, उन्हें हम समझते हैं। अब देखिए, पहला कंसेप्ट क्या है, यहां पर कंसेप्ट की बात की है तो फर्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है मोरल रियलिज्म, यानी कि नैतिक यथार्थवाद। बच्चों को यह लगता है कि जो भी नियम बनाए गए हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों को यह लगेगा कि जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी रूल्स हैं वो फिक्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि रूल्स आर अनचेंजेबल और फिक्स्ड। इसमें जो रूल्स हैं वो ना तो बदले जा सकते हैं, वो एक क्या है, फिक्स रहेंगे। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर हम खड़े होते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, रेड लाइट है तो हमें क्या है, वहां पर खड़ा ही रहना पड़ेगा। बाई चांस अगर इसमें एम्बुलेंस भी आती है तो भी वो बच्चा ये समझेगा कि यहां पर वो एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती। ठीक है, एम्बुलेंस को भी नहीं जाने दिया जाएगा। तो क्लियर है बात। यहां से आप समझ गए होंगे कि मोरल जो रियलिज्म है वो क्या कहलाता है, कि सिंपल सी बात याद रखो, रूल्स आर नॉट अनचेंजेबल और फिक्स्ड। जो रूल्स हैं वो फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है इसमें मोरल डिलेमा, जिसको बोलते हैं नैतिक दुविधा। अब नैतिक दुविधा क्या है? जब हमारे सामने दो वस्तुएं हैं और उनमें से हमें कोई एक चीज चूज करनी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? मोरल डिलेमा कहा जाता है। क्लियर है बात। अब दो चीजें हमारे सामने रख दी हैं, दो वस्तुएं हमारे पास रख दी हैं। ठीक है, अब उन दो वस्तुओं में हमने कोई एक चूज करनी है, तो उसमें हम असमंजस करते हैं और नहीं समझ पाते कि हम कौन सी लेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा? नैतिक दुविधा उसमें आ जाती है। क्लियर है बात। नेक्स्ट है इसमें मोरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक तर्कना या फिर नैतिक तर्क। हमारे सामने दो ऑप्शन है। अब दो ऑप्शन की बात यहां पर देखते हैं। ठीक है, एक तो यह है कि हमारा एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम है, पेपर दें या शादी में जाएं। दो ऑप्शन है, या तो पेपर दें या तो शादी में जाएं। और ऊपर क्या था, यहां पर पेपर देना है या शादी में जाना है, यहां पर जो है वो दुविधा उसमें आ जाएगी। क्लियर है बात। और यहां क्या है, पेपर दें या शादी में जाएं,
जब अब डिपेंड करता है कि हम क्या रीजन देंगे। यहां पर बच्चे के पास कोई रीजन नहीं था, नैतिक दुविधा में कोई रीजन नहीं था, लेकिन यहां पर उसके पास रीजन है कि मैं क्या रीजन जो है दे सकता हूं, क्या रीजन मैं दूंगा। अगर एग्जाम देना है तो उसके लिए क्या तर्क देंगे, और शादी में जाते हैं तो क्या तर्क देंगे। मतलब हमारे पास कोई ना कोई रीजन रहेगा इस स्थिति में आकर कि हमने क्या रीजन जो है टीचर को या घर में जो है वो देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें, ये तो 3 पॉइंट थे। उसके बाद है हमारे पास मोरल कोऑपरेशन यानी कि नैतिक सहयोग। अब नैतिक सहयोग क्या है, जब रूल को चेंज कर देंगे, ठीक है, जब रूल चेंज हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, नैतिक सहयोग कहते हैं। क्लियर है बात। जब रूल चेंज होंगे उसमें समाज के लोगों का भी काफी ज्यादा रोल प्ले होगा। रूल्स कैन बी चेंज, आप इतना याद रखें कि रूल जो है चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल, जब कोई मुसीबत में हो या ट्रैफिक सिग्नल में एम्बुलेंस में कोई मरीज जो है वो काफी देर से बीमार है, उसे लिया जा रहा है, तो क्या करेंगे, वहां पर रूल को हम ब्रेक कर देंगे। रूल ब्रेक करेंगे जैसे कि एम्बुलेंस को हम क्या करेंगे, रास्ता दे देंगे जाने के लिए। ये हमारी इंटेंशन है, ये हमारी सोच है कि हमने क्या किया, उस रूल को ब्रेक किया। क्लियर है बात, रूल को हमने चेंज किया। तो किस में आ जाएगा, मोरल कोऑपरेशन में यानी कि नैतिक सहयोग में आ जाएगा। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट जो नाम है, हिंस डेलिमा यानी कि हिंस की दुविधा। अब यहां पर ये हिंस है, तो हिंस की जो थी वो कोहलबर्ग ने एक स्टोरी बना दी और उस स्टोरी को उन्होंने कुछ लोगों के सामने जो है पेश किया था। ठीक है, अब देखते हैं वो स्टोरी क्या थी। देखिए ये जो स्टोरी है, उन्होंने कोहलबर्ग ने जो स्टोरी थी वो 10 से 16 साल के बच्चों में, लड़कों में ही की थी। सिर्फ मेल बॉयज उन्होंने लिए थे, मेल में ही ये बताई गई थी स्टोरी। और स्टोरी क्या थी, कोई हिंस नाम का व्यक्ति था, ठीक है, उसकी वाइफ जो काफी ज्यादा बीमार थी, उसे कोई भयानक बीमारी हो चुकी थी। अब वो केमिस्ट के पास जाता है और वो जो दवाई है एक ही केमिस्ट के पास मिलती है, वो बनाता होगा। ठीक है, मेडिसिन जो थी वो क्या थी, काफी ज्यादा कॉस्टली थी, वो उसे नहीं खरीद सकता था। अब उसने क्या किया, हिंस ने बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन वो उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। तो उसके पास अब एक ऑप्शन बचा था कि वो उसे चुरा ले। उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि उसे चुरा ले और अपनी बीवी को जाकर के वो उस दवाई को खिला दे। ठीक है, ताकि उसकी जो है जान बच सके, नहीं तो बिना दवाई के क्या होगा, वो मर जाएगी। क्लियर है बात। तो यहां पर अब कोहलबर्ग ने क्या किया, बच्चों से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। अब बच्चों से क्वेश्चन पूछे, 10 से 16 साल के उसने बच्चे लिए थे, और इसमें जो सारे बच्चे थे वो कौन थे, सभी के सभी मेल बॉयज थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज कर दिया। किसने किया, कैरोल गिलिगन ने इस थ्योरी को जो था क्रिटिसाइज किया था। यहां से इस पॉइंट को आप नोट रखें कि क्रिटिसाइज किसने किया था इस थ्योरी को, तो कैरोल गिलिगन ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने ये बोला कि आपने बॉयज को तो शामिल कर दिया, गर्ल्स को क्यों नहीं किया, क्योंकि गर्ल्स में भी क्या है, नैतिकता वाले भाव जो है आते हैं। आपने गर्ल्स को क्या किया, इग्नोर कर दिया और बॉयज को जो है इसमें इंक्लूड कर दिया। तो इस हिसाब से ये थ्योरी क्या हो गई थी, इनके द्वारा क्रिटिसाइज की गई थी। ठीक है, उसके बाद है तो ये आप समझ गए होंगे कि इन्होंने जो किया था, क्योंकि कोहलबर्ग ने बॉयज को शामिल किया, गर्ल्स को नहीं किया। लड़कियों में भी नैतिकता होती है, तो आपने गर्ल्स को इग्नोर नहीं करना था। गर्ल्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनको भी ये स्टोरी सुनानी चाहिए थी। क्लियर है बात। अब देखिए कोहलबर्ग ने जो है, यहां से इस पॉइंट को आप याद रखें कि हिंस डेलिमा अगर आता है ऑप्शन में, तो किसके द्वारा है, वो कोहलबर्ग के द्वारा। ठीक है, हिंस की दुविधा। अब यहीं से हम समझेंगे आगे, कोहलबर्ग ने जो है इस थ्योरी को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। कितने लेवल में, 3 लेवल में डिवाइड किया है, और इसकी आगे 6 स्टेजेस जो हैं वो दे दी हैं। 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। क्वेश्चन आ जाए कि कोहलबर्ग ने कितनी लेवल जो है इस थ्योरी में दिए हैं, तो वहां पर उत्तर लगाएंगे हम 3। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आ जाए कितनी स्टेजेस में, कितने स्तर पर उसे जो है विभाजित किया है, तो वहां पर ऑप्शन आ जाएगा 6। अगर क्वेश्चन में आपको 6 मिलता है तो आप 6 लगाएं, अगर 3 मिलता है तो 3 आप टिक करके आएंगे। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो 6 स्टेजेस हैं, दीज 3 स्टेजेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 स्टेजेस। ये जो 3 लेवल हैं, ठीक है, ये जो 3 लेवल हैं, यही जो है आगे 2-2 में बांटे गए हैं। जैसे एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, इसके भी 2 टुकड़े हैं, इसके भी 2 टुकड़े किए हैं, और इसके भी 2 टुकड़े जो हैं किए हैं। क्लियर है बात। तो कुल मिलाकर कितनी, 6 स्टेजेस की इसमें बात हुई है। अब लेवल्स ऑफ मोरालिटी देखते हैं। लेवल्स ऑफ मोरालिटी क्या क्या है, तो यहां देख सकते हो आप,
पहली है प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर जो है वो 4 से 10 साल की आयु का है। कन्वेंशनल जो कि परंपरागत स्तर है और ये 10 से 13 वर्ष तक चलता है। पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत या फिर उत्तर परंपरागत स्तर भी इसे कहा जाता है, जो कि 13 से ऊपर वालों के लिए चलता है। क्लियर है बात? पहली का स्थिति, पहली जो लेवल आया वो क्या आया? प्री कन्वेंशनल आया, दूसरा आ गया आपका कन्वेंशनल, तीसरा आ गया आपका पोस्ट कन्वेंशनल। अब बात करेंगे हम ये जो प्री कन्वेंशनल है, यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए प्री कन्वेंशनल में क्या है, प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक इस पार्ट में है, एक इस पार्ट में आपको दिखाई दे रही है। अब ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म, यहां पर बात की है डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म की। तो पहली जो इसमें स्टेज आई वो है ओबीडियंट एंड पनिशमेंट, यानी कि आज्ञा व दंड की अवस्था। तो इसमें जो है इस अवस्था में बच्चा क्या करेगा, पनिशमेंट से बचने के लिए काम बच्चों द्वारा किया जाएगा, यानी कि बच्चों को कोई भी काम दिया जाएगा तो पनिशमेंट से बचने के लिए क्या करेंगे, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे ताकि वो पनिशमेंट से बच सके। अगर वो काम नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, उनको मार भी पड़ सकती है, डांट भी वहां पर पड़ सकती है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ओबीडियंट एंड पनिशमेंट जो इसकी पहली अवस्था है। और इसी प्री कन्वेंशनल स्टेज की दूसरी है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसमें क्या है, व्यक्तिगतता एवं विनियम की अवस्था। देखिए इसे जो है टिट फॉर टैट स्टेज भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, टिट फॉर टैट स्टेज भी कहा जाता है। सेल्फ इंटरेस्ट स्टेज भी इसे कहा जाता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा वही आप काम करेंगे। इसमें बच्चे यह देखते हैं कि जो वे कर रहे हैं उसमें उनका क्या भला है। तो इस स्टेज में क्या है, जो वो करेंगे उसमें उनका क्या भला है, यानी कि पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन भी इसे कहा जाता है। अब टिट फॉर टैट की बात की है, टिट फॉर टैट में क्या होगा, अगर यहां पर बच्चा क्या करता है स्कूल में, उसके कोई कॉपी को फाड़ देता है, ठीक है, कॉपी को फाड़ देता है, तो वो क्या करेगा, वो बच्चा उस कॉपी को भी फाड़ देगा, यानी कि जैसे को तैसा, ठीक है। तो यहाँ पर टिट फॉर टैट का मतलब क्या हुआ कि वो क्या करेगा, उसकी कॉपी को भी वैसे के वैसे वो फाड़ के रख देगा। क्लियर है बात? तो यहाँ से टिट फॉर टैट आप याद रखें, सेल्फ इंटरेस्ट आप याद रखें, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन स्टेज भी इसका नाम जो है वो कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है कन्वेंशनल स्टेज। अब कन्वेंशनल स्टेज में क्या है, इसे हम मोरल रियलिज्म भी कहते हैं, ठीक है, मोरल रियलिज्म जो है इसे कहा गया है। इसमें जो पहला पॉइंट है आपका गुड इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है, अच्छे पारस्परिक संबंध। और दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून व व्यवस्था उन्मुखता। अब देखते हैं पहली जो इसकी स्टेज है कन्वेंशनल स्टेज की, उसे देखते हैं कि पहले में क्या बताया गया है। कन्वेंशनल जो है इसमें क्या बताया है, देखिए अच्छे पारस्परिक संबंध, यानी कि इसमें पहले मोरल रियलिज्म को समझते हैं। ये जो मोरल रियलिज्म है कि बच्चों में नैतिकता होगी पर वे प्रश्न नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ गलत हो रहा होगा तो वो प्रश्न नहीं करेंगे। यानी कि यहां पर आपको भी थोड़ी देर पहले किया था हमने कि जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं, रूल्स आर फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे, समझ गए कि रूल्स आर फिक्स्ड नॉट चेंजेबल। क्लियर है बात? अब यहां पर देखिए, यहां पर जो बच्चा है रूल्स को मानने की कोशिश करता है, जो भी रूल्स होंगे उसको क्या करेगा, वो मानना शुरू कर देगा ताकि वह अच्छा बन सके। अब क्लास में कई बार होता है, जैसे बच्चे क्लास में क्या करते हैं कि कॉपी नहीं लाते हैं, तो दूसरा बच्चा क्या करेगा, वो फटाफट से मैडम के पास जाएगा, मैम ये बच्चा आज कॉपी नहीं लाया है, तो वो मतलब अच्छा बनने की वहां पर वो कोशिश करते हैं। तो ये स्टेज आपको समझ आई होगी। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कि कानून व व्यवस्था उन्मुखता। एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि हिंस की स्टोरी से, हिंस को क्या है यहां पर बोलता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए थी, उसने क्या किया, कानून को तोड़ा, ठीक है, उसने कानून को तोड़ा, उसे सजा मिलनी चाहिए। उसी तरह से ट्रैफिक सिग्नल पर भी एम्बुलेंस को ना जाने दिया जाए क्योंकि यह कानून के खिलाफ है। जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है, वहां पर हमने बात की थी कि हम जो है रूल को ब्रेक कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, रूल फिक्स है, रूल को ब्रेक नहीं कर सकते। यही एग्जाम्पल जो है हिंस के लिए लिया कि हिंस की स्टोरी में क्या था कि उसने क्या किया, दवाई को चुराया, अगर वो चुराई उसने और उसने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए क्या किया, उस दवाई को चुराया था, लेकिन उसने चुराया तो था पर उसे जो है वो कड़ी से कड़ी सजा जो है कानून देगा। उसी तरह ट्रैफिक सिग्नल पर अगर एम्बुलेंस को हम नहीं जाने देंगे, ठीक है, को ना जाने दिया जाए, क्यों, क्योंकि रूल सभी के लिए बराबर है। अगर रेड लाइट है
तो रेड लाइट पर सभी रुकेंगे, कोई भी वहां से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये पॉइंट आपको जरूर समझ आए होंगे दोनों के दोनों। नेक्स्ट जो है लास्ट स्टेज है इसकी, वो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो है मोरल कोऑपरेशन में काम करती है। मोरल कोऑपरेशन क्या है? मोरल कोऑपरेशन में हमने समझा था कि इसमें जो है रूल जो है वो तोड़े जा सकते हैं, ठीक है, रूल जो है ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं। देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, ये आपका पहला पॉइंट आ गया इसका। दूसरा पॉइंट यहां पर आ जाएगा यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यानी कि सार्वभौमिक सिद्धांत की इसमें बात की गई है। जो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, इसमें सेल्फ मोरालिटी है, यानी कि इसमें बच्चे क्वेश्चन कर पाते हैं, रूल ब्रेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल है, तो एग्जांपल आपके पास एम्बुलेंस का अच्छा है, ठीक है। एम्बुलेंस में क्या करेंगे, एम्बुलेंस को वहां से भेजने के लिए रूल को ब्रेक किया जाएगा। हिंज की स्टोरी में उसने अच्छा किया कि उसने दवाई को चुराया, अगर दवाई नहीं चुराता तो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाता, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल से आप इस कहानी को समझ सकते हो कि सेल्फ मोरालिटी में क्या आ जाएगा। इसमें जो है बच्चे रूल ब्रेक कर सकते हैं और क्वेश्चन जो है वो कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एज है आपकी वो 13 प्लस है, ठीक है, 13 प्लस है। 13 प्लस में आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, आपको आंसर उसका मतलब कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो और दूसरे व्यक्ति को आंसर उसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इसमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यानी कि सार्वभौमिक सिद्धांत। वे लोग आते हैं जिनकी मोरालिटी एक्सट्रीम लेवल तक होती है, ठीक है, भले लोगों से लड़ जाएंगे पर अपनी बात पर डटे रहेंगे। तो ये जो है आप ऐसे लोग जो हैं 5 से 10% ही देखने को मिलते हैं। 5 से 10% लोग जो है वो इस अवस्था में देखने को मिलेंगे, जो क्या करेंगे, अपनी बात पर अडिग रहेंगे, अपनी बात पर ही डटे रहेंगे कि हमने ये काम करना है तो करना है। क्लियर है बात? तो ये था आपका यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जिसमें कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के बारे में हमने पढ़ा। अब एक बार देख लेते हैं दोबारा से। देखिए, पहली स्टेज क्या थी आपकी, प्री कन्वेंशनल स्टेज थी। प्री कन्वेंशनल स्टेज में 2 पॉइंट आपके पास आए। एक आया आपके पास ओबीडियंट एंड पनिशमेंट, जिसमें कि बच्चे को जबरदस्ती जो हो काम करना ही पड़ेगा ताकि उसे डांट ना पड़े, फटकार ना पड़े। दूसरा क्या था, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज का था, जिसमें क्या बताया, टिट फॉर टेट की स्टेज होती है, साथ में सेल्फ इंटरेस्ट स्टेज होती है। इसमें बच्चे यह देखते हैं कि वे जो वे कर रहे हैं उसमें उनका क्या भला होता है। पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, अगर ये अच्छा काम करेंगे तो इनको क्या मिलेगा, रिवार्ड भी दिया जाएगा। दूसरी स्टेज हमने देखी कन्वेंशनल स्टेज, जो कि देखिए पहली जो स्टेज है आपकी वो चलती है आपकी 4 से 10 साल के बीच में, 4 से 10 चलती है। दूसरी स्टेज चलती है आपकी 10 से 13 वर्ष। दूसरी स्टेज कब से, 10 से 13 वर्ष, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आया आपके पास गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि अच्छे पारस्परिक संबंध। और दूसरा आया इसमें लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कि कानून व व्यवस्था उन्मुखता। इसमें हमने देखा कि जो बच्चे हैं यहाँ पर अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इसको जो है गुड बॉय, ये भूल गया था बताना मैं, गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है, गुड बॉय और गुड गर्ल स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, टीचर के सामने जाकर के अच्छा बनने की कोशिश करेगा। दूसरी हमने देखी थी इसमें लॉ एंड, जिसमें कानून को जो है कानून को जो है तोड़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? अगर हिंज ने स्टोरी में जो है चोरी की थी दवाई की, तो उसने क्या किया था, उस कानून को तोड़ा था। अब कानून उसे क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा देगा। ट्रैफिक सिग्नल पर भी एम्बुलेंस को जो है वो रास्ता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रेड लाइट है, रेड लाइट सभी को रुकने के लिए होती है, तो रूल हम इसमें ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसके बारे में ये बताया गया था, रूल फिक्स है। थर्ड हमने देखा, थर्ड जो स्टेज है वो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, और ये चलती है आपकी 13 प्लस। तो 13 प्लस में अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, यानी कि सेल्फ मोरालिटी पर काम करेगा। इसमें बच्चे क्वेश्चन कर पाते हैं, रूल ब्रेक कर पाते हैं। एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल की बात की, ट्रैफिक सिग्नल में क्या किया, एम्बुलेंस को जो है वो उन्होंने जाने दिया, एम्बुलेंस को जो है जाने दिया जाएगा। और हिंज ने भी क्या किया था, हिंज ने जो चोरी की थी, अच्छा किया था चोरी की, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की जान बचानी थी, ठीक है, नहीं तो लोग कहते कि उसके प्रति उसके अंदर प्रेम भाव नहीं था। अब यूनिवर्सल प्रिंसिपल की जो दूसरा जो इसका पॉइंट है, इसमें क्या था, सार्वभौमिक सिद्धांत। यहां पर क्या है, इसमें सिर्फ 5 से 10 लोग ऐसे होंगे जो अपनी बात पर क्या है अडिग रहते हैं, डटे रहते हैं कि हमने ये कार्य करना है तो करना है, यानी कि वे लोग आते हैं जिनकी मोरालिटी जो है एक्सट्रीम लेवल तक होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।